एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इकदाम उठा रही है। टैक्स नेट में इजाफे के लिए भी अब इकदाम शुरू कर दिए गए हैं और नादरा और FBR की मुश्तरका कमेटी कायम की गई है और अब उसने बड़ी आसानी कर दी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में भी 10% इजाफा कर दिया और होम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी अब बढ़ने लगी है। फैसलाबाद में खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट में 10% तक का इजाफा हो गया है और गारमेंट्स के साथ साथ होम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगी है, जबकि बेशतर यूनिट्स जो बंद थे वो भी अब खुल गए हैं और उनके खुलने से कितना फ़ायदा हो सकता है, एक्सपोर्ट्स को मज़ीद कैसे बढ़ाया जा सकता है और ये जो इस वक्त एक कमेटी का क़याम अमल में आया है इससे कितना फ़ायदा होगा, इससे पाकिस्तान का टैक्स नेट कितना बढ़ाया जा सकेगा, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले आपसे सबसे अहम सवाल जो कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है कि एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए। जो पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट है 27-28 बिलियन डॉलर्स के अराउंड आकर रुक जाती है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है कि 32, 35, 40 या इससे भी ऊपर हम अपनी एक्सपोर्ट को लेकर जाएं। देखिए जी, इसको बढ़ाया जा सकता है और आप अभी कुछ ही साल पहले आप देखिए कि जब हमने गवर्नमेंट ने बिजली के रेट और गैस के रेट रीजनली कंपेटिटिव कर दिए, उन तमाम मुल्कों के बराबर कर दिए, तो हमारी एक्सपोर्ट्स 31 बिलियन टच कर गई और आज आप देख रहे हैं कि उनका वापसी का सफर शुरू है। ये जो फिगर्स आप दे रहे हैं ये मंथ ऑन मंथ फिगर्स हैं। अगर हम टोटल देखिए तो अभी 14% की ड्रॉप है। अच्छा। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि डॉलर में उसकी प्राइस में रुपया डाउन हुआ तो एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। तो जब तक हम एनर्जी कंपेटिटिव नहीं देंगे और उस पर जुल्म यह है कि जो हमारे पॉलिसीज बनाते हैं वहां पर तमाम अरबाब इख्तियार वो ये कहते हैं कि टेक्सटाइल वाले बहुत सारी सब्सिडीज ले गए, जबकि हमने उनको एनालिसिस बना के दिए हैं कि टेक्सटाइल मिल्स जहां से आपकी रिकवरी 99.5% से ऊपर है वो सब्सिडाइज कर रही हैं गवर्नमेंट को। तो आज हम बिजली में, हमारी इंडस्ट्री बिजली में तकरीबन 10 रुपए 85 पैसे सब्सिडाइज कर रही है गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने लाइफलाइन कंज्यूमर्स को पैसे दे सकें, ताकि वो अपनी जो उनके पास एबिलिटी नहीं है पूरे बिल इकट्ठे करने की, चोरी रोकने की, तो वो पैसे हम पे कर रहे हैं। और यही किस्सा गैस में है कि ऐसे सेक्टर्स मौजूद हैं जहां पर हम 3500 रुपए की गैस इंपोर्ट कर रहे हैं और 1100 रुपए की गैस दे रहे हैं। तो उसका डिफरेंशियल कौन भर रहा है? तो जब तक हम इकोनॉमिक वायबिलिटी हर चीज की नहीं निकालेंगे गवर्नमेंट में बैठकर और नहीं देखेंगे कि गैस बिजली का एक यूनिट कहां से कितनी इनकम लाता है, जो एक बेसिक उसूल है कारोबार का, उस वक्त तक ये नहीं हो सकेगा। और अगर ये आज रीजनली कंपेटिटिव कर दें, हम ये कहते हैं अगर आपको बिजली का यूनिट 100 रुपए का पड़ता है तो 100 रुपए का दे दें, मगर हमसे क्रॉस सब्सिडाइज। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बता रहे हैं और जो सिचुएशन इस वक्त की आप बता रहे हैं, ये पिछले साल के निस्बत ये फिगर्स बेहतर हैं, हालात बेहतर हैं या कमोबेश उसी तरह की सूरत हाल है और फिर आगे इसमें बेहतरी के क्या इम्कानात हैं? नहीं जी, ईयर ऑन ईयर की बेसिस पर तो 14% की ड्रॉप आ रही है अभी तक एक्सपोर्ट्स में। जो आपको महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो एकदम बहुत सारी मिल्स जो थी वो खड़ी थी और लोकल इंडस्ट्री तकरीबन शट डाउन हुई हुई है। प्रिंटिंग तकरीबन बंद है, हमारे शहर में 90% यूनिट्स प्रिंटिंग के बंद है। और इसका सबसे आसान मैयर जो है वो हम फेस्को पे, हमारे पास एक डेटाबेस, एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहां हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पावर कंजम्पशन कितनी है, तो पहले से हाफ है। तो किसी से पूछना कि कितनी इंडस्ट्री चल रही है कितनी नहीं चल रही, तो इंडस्ट्रियल ओवरऑल कंजम्पशन आज हाफ हो गई। उसमें सोलर की थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्री बंद है और ये हमारे नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रही है। और ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि फिर ये जो इस वक्त गैस की बढ़ती कीमत है ये कितना इफेक्ट आपको कर रही है? क्योंकि अभी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले कराची में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा था और वहाँ तो पूरी की पूरी सनत को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था। तो गैस की कीमत जो बढ़ रही है मुस्तकिल, वो आप लोगों को कितना मुतासिर कर रही है? नहीं, देखिए वो मुतासिर कर रही है, बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है। गैस हमारा एक मेजर कंपोनेंट है प्रोसेसिंग में। और जुल्म ये है कि जो वैल्यू एडेड इंडस्ट्री, आपने एक कमेटी का जिक्र किया, उस कमेटी के अंदर आप देखिए कि मेजर लोग जो हैं वो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं। वो यान बनाते हैं या ग्रे फैब्रिक बनाते हैं, उसमें वैल्यू एडेड सेक्टर जहां से आपको डॉलर आने हैं, जहां का कन्वर्ट आपने उस धागे को कन्वर्ट करके 4 से ज़रब देनी है डॉलर्स में,
उसके उस लोग उस कमेटी में रखे ही नहीं गए। सो ये कुछ पांचवी छठी कमेटी है और इन कमेटियों का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आउटकम नहीं है कि क्या इन कमेटीज का आउटपुट क्या हुई, क्या बना। फिर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इतने जय्यद लोग बैठे तो उसका आउटकम क्या हुआ। तो सर ये इसका मतलब जो इस वक्त हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है, आप ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा इस पर नोटिस ले, थोड़ी संजीदगी का मुजाहरा करे, कमेटी में रेलेवेंट लोगों को शामिल किया जाए और जब कोई पॉलिसीज बनाई जाए तो उसमें आप लोग की भी नुमाइंदगी शामिल हो। जी मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ जी। देखिए रेडीमेड गारमेंट्स में कोई नहीं है, निटेड गारमेंट्स में कोई नहीं है। जो गारमेंट सेक्टर जो असल जान है किसी भी मुल्क की, किसी भी उसमें उसकी रिप्रेजेंटेशन उसमें है ही नहीं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम एक्चुअल स्टेक होल्डर्स को, ये रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो है एक्चुअल स्टेक होल्डर्स को स्टेक होल्डर नहीं मानेंगे, ये काम इसी तरह रहेगा। आपने केयर टेकर की बात की तो मैं तारीफ करूंगा केयर टेकर गवर्नमेंट की पंजाब में कि उन्होंने कॉटन की ग्रोथ के लिए और जिस तरह मेहनत की और हमें एक सिंगल विंडो उन्होंने बना दिया इंडस्ट्रियल, 102 NOC इकट्ठे कर दिए, बहुत अच्छा काम किया। मगर अगर हम फेडरल में देखें तो मामला इसके बरक्स है। लेकिन सर वो भी अभी सिर्फ लाहौर की हद तक ही हुआ है ना, या वो अभी जो बाकी 5 रीजनल सेटअप्स जो खुलने हैं वो फैसिलिटेशन सेंटर्स अभी फाल तो नहीं हुए, अभी उनके फाल होने में थोड़ा सा वक्त है। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, मगर आप देखिए कि ये वो चीजें हैं जो 2-2, 3-3 साल से ज्यादा का अरसा लेती थी। तो ये 2 माह में अगर एक सेंटर खुल गया और अगले सेंटर 30 दिन के अंदर उन्होंने कह दिया CM साहब ने और उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिया, हमें ऑन बोर्ड ले लिया, तो हम ऑन बोर्ड हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ये कहा गया कि इसको चलाना है, तो हम खुद अपने तौर पर भी इसका हिस्सा हैं। तो जब तक आप एक्चुअल स्टेक होल्डर को स्टेक नहीं देंगे, इसी तरह कमेटीज बनती रहेंगी और पॉलिसीज बनती रहेंगी जो और एक्सपोर्ट हमारी गिरावट की तरफ जाती रहेगी। तो सर अगर ये आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती इस वक्त इन कमेटीज़ में, या ये गैस की कीमतें यहीं स्टेबल रहती हैं या मज़ीद बढ़ जाती हैं, तो इसका मतलब ये जो हमने अभी 14% का एक डाउन देखा है, अगले साल ये फिगर फिर और भी बढ़ सकता है, ये बढ़कर कोई 18-20% तक भी जा सकता है। अगले साल शायद और ना बढ़े, शायद थोड़ा स्टेबल हो जाए। उसकी वजह यह है कि हमारे कुछ जो हमारे कंपेटिटर मुल्क हैं उनके अंदर हालात खराब हो रहे हैं, उसके अंदर हमारी पॉलिसी का कोई रोल नहीं है। तो अगर उनमें से किसी जगह कोई इशू है तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट हमारे ऊपर ही आएगा। तो हम पिछले साल से थोड़ा बेहतर होंगे इस साल, मगर जहां से हम नीचे आए हैं 31 से वो टच नहीं कर सकेंगे। सही। और अब ये जो टैक्स नेट में इजाफे के लिए अभी जो ये स्टेप हुए, जो नादरा और FBR जिस कमेटी का मैंने जिक्र किया है, ये इसका आप कोई फ़ायदा होता देख रहे हैं? ये आपकी इस सनत से, इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली इसका कोई कनेक्शन है? इसका कोई फ़ायदा है, नुकसान आपकी इंडस्ट्री के लिए? देखिए पहली बात तो ये है कि टैक्स नेट में को ब्रॉडन होना चाहिए, ये उसूली तौर पे बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जो टैक्स पेयर है वो अपने ब्रिम पर आ गया। आप ये देखिए कि आज जो लोग ग्रुप्स में ऑपरेट कर रहे हैं उनका टैक्स रेट 75% तक टच कर रहा है। जो बड़ी कंपनीज है उनको 50% से ऊपर टैक्स लग रहा है। तो अब गुंजाइश नहीं रही किसी भी जगह पे जब तक ब्रॉडन ना हो। मगर ये ब्रॉडनिंग की बात हम 10-15 साल से मुख्तलिफ FBR के चेयरमैन आए, उन्होंने कोशिश की अपने तौर पर, मगर ये होता ये है कि ब्रॉडनिंग को देखना कैसे है। अब अगर तो आपने ये देखना है कि पहले 10 लाख टैक्स पेयर थे, 15 लाख हो गए उन्होंने, मगर किसी ने ये देखा कि वो जो 5 लाख टैक्स पेयर ऐड हुए हैं उन्होंने नील की रिटर्न फाइल की है या उन्होंने टैक्स एट सोर्स कटा के, तो उससे कोई आपको मॉनेटरी बेनिफिट ही नहीं हुआ। सो हमें 2 तरह से उसको देखना है। और ये जो FBR टारगेट्स फिक्स करती है कि जब तक सेक्टर वाइज टारगेट फिक्स नहीं करेगी, क्योंकि ब्रॉडनिंग में हम इन सेक्टर्स को देख रहे हैं और सेक्टर वाइज टारगेट फिक्स किए जाए। वो क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट टारगेट फिक्स करते हैं जिसका सारे का सारा जो नजला है वो पुराने टैक्स पेयर पे गिर जाता है। तो अब डॉक्टर साहब यहाँ पर एक परसेप्शन ये भी है कि ये टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जाता, हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन बढ़ा दी जाती है, यानी जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है और उसमें मजीद लोगों को एड अप नहीं किया जाता। तो ये नेट भी बढ़ता रहे, कलेक्शन भी बढ़ता रहे, इसके लिए फिर कौन सी इस वक्त इस्लाहात की जरूरत होगी? देखिए इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी जो इन्होंने FBR ने नया एक SRO 5 दिसंबर को इशू किया 1771, उसमें उन्होंने कोई 100-150 डिपार्टमेंट्स फेडरल के, प्रोविंशियल के, वो सारे डिपार्टमेंट्स को उन्होंने यकजा उनको उनकी जिम्मेदारी लगा दी है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम उन्होंने रेडार रखा है उस पर आ जाए। ये बड़ी अच्छी चीज है। मगर देखिए इतना बड़ा स्टेप आपने लिया, इस स्टेप लेने के बाद आप एक एरिया में पायलट करें, उस पायलट के अंदर लोकल चेंबर्स और टैक्स बार को साथ लें, उसका पायलट करें कि जनाब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नादरा से इकट्ठी हुई है, हम इसको ट्रायल पे डालते हैं। सारी दुनिया में पहले पायलट होता है। अब इसमें क्या होगा, आपने 100 से ऊपर डिपार्टमेंट इकट्ठे करने की कोशिश की, वो आधा तीतर आधा बटेर बनेगा।
बेशुमार नोटिस जाएंगे जो गलत होंगे, बहुत सारे लोग लिटिगेशन में चले जाएंगे और एक केओस क्रिएट होगा। फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टेप लेगी जी इसको जहां पर है वहां पर रोक दो, तो फिर इतना अच्छा और बड़ा इनिशिएटिव वो रुक जाएगा। इसको सिर्फ जो दुनिया में जिस मेथड से लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है उस मेथड को फॉलो कर लें, हमें कोई नई चीज दरियाफ्त करने की जरूरत नहीं है। एक पायलट करें, देखिए उसमें टैक्स बार सेटिस्फाई होता है, उसमें लोकल चैम्बर एसोसिएशन सेटिस्फाई होती है और उसके बाद आप उसका वो दायराकार बढ़ाते जाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारी इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोकल यूनिट्स जो बंद हैं, इससे इंटरनेशनली फिर हमें कितना नुकसान हो रहा है? जो पहले हमारी मार्केट्स थी, क्या अब वो दूसरे ममालिक कैप्चर कर रहे हैं? फिर हमें वो मार्केट दोबारा हासिल करने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ेगी? तो लॉन्ग टर्म में आप एक बड़ा इस वक्त नुकसान देख रहे हैं अगर ये यूनिट्स बंद पड़े हुए हैं तो? आप देखिए कि हम रोजाना एक बात करते हैं कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो यहाँ आ गया। सबसे पहली चीज तो ये है कि करेंसी जो है वो मार्केट फोर्सेस के हवाले होनी चाहिए, जैसा कि अब हो रहा है, ताकि करेंसी की मैनिपुलेशन से इंपोर्ट बेनिफिट में ना जाए और एक्सपोर्ट डिसएडवांटेज में ना जाए, जैसा कि पहले होता रहा। अब जब आप ये कर देंगे तो एक ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। हमने एक मार्केट 6-7 बिलियन डॉलर की बढ़ाकर हासिल की जो पिछले साल पीछे चली गई, दोबारा 26 के करीब हम चले गए। इस साल हम फिर इंच फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए पॉलिसीज जो है ना वो अगर राइटली प्लेस हो जाएं, किसी को सब्सिडी नहीं चाहिए। और जैसे फंड कहता है कि आप टारगेटेड सब्सिडी में, आप जिसको देनी है टारगेटेड सब्सिडी में, किसी को सब्सिडी नहीं दे, मगर हम एज इंडस्ट्री मिस गवर्नेंस के पैसे नहीं दे सकते। अगर आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट पिछले अदवार में गलत कर लिए हैं तो उसका खमियाजा हमारा कस्टमर नहीं भुगत सकता। इस बात को रियलाइज करना जरूरी है। हमें आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें और काम हम करेंगे। तो डॉक्टर आप ये कह रहे हैं कि आप सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये छोटी सनत को चलाना है और उसको सरवाइव करना है तो वो भी बगैर सब्सिडी के, क्या इस सूरत हाल में जब गैस की कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हैं और पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के इस वक्त जो हालात हैं, तो वो भी बगैर सब्सिडी के वो सरवाइव कर सकती है छोटी सनत भी? जी वो बिल्कुल कर सकती है। अगर आप गैस की प्राइस सबके लिए एक कर दें, उसका फॉर्मूला सबके लिए एक कर दें, और ये जो मेरिट ऑर्डर्स बने हुए हैं इस सारे सिस्टम को रिव्यू करें और 3,500 की गैस इंपोर्ट करके किसी को 1100 की दी जा रही है, किसी को 1500 की दी जा रही है, इस इनजस्टिस को खत्म कर दें तो जो दुनिया का भाव है वो इंडस्ट्री देने को तैयार है। अच्छा, तो फिर ये भी बताएं कि फिर ये ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका कितना एक फिगर आता है? ये पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का इस वक्त कितना है और आने वाले दिनों में कितनी इसकी कैपेसिटी है अभी कि हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं मजीद? देखिए 59% इसका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है और इसके अंदर अभी 10 अरब डॉलर की कैपेसिटीज मौजूद हैं हमारे पास कि अगर हमें राइट पॉलिसीज मिल जाएं, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए तो 10 बिलियन डॉलर की इसमें इजाफा हो सकता है, जो तकरीबन 35-40% है। और वो तमाम हमारे ये जो इश्यूज हैं, ये जो हम 1-1 बिलियन डॉलर 700 मिलियन डॉलर की किस्त के लिए हम हर बात मान जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ चीजों को रैशनलाइज करें और चीजों को जस्टिस बेस कर दें, ये और मार्केट बेस कर दें, ये सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और 2 साल के अंदर हमको 10 बिलियन डॉलर की कैपेसिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर फैसलाबाद चेयरमैन इंडस्ट्री के, और कह रहे थे कि अगर गैस की कीमतें फिक्स हो जाएं, सबके लिए एक हो जाएं तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं, लेकिन गैस सार्फिन पर तो मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली गई और सुई नौदरन ने गैस 1715 रुपये फी MMBTU महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। और न सिर्फ मार्केट ऊपर जा रही है बल्कि डॉलर की कीमत में भी हमें कमी होती दिखाई दे रही है और डॉलर की जो इस वक्त इंटरबैंक वैल्यू है वो 283 रुपये 10 पैसे तक वापस आ चुकी है और 41 पैसे की इसमें कमी देखी गई है। अब ये मजीद कितनी कमी सामने आ सकती है, डॉलर और कितना सस्ता हो सकता है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं मलिक बोस्तान साहब, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। मलिक बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो हमें इस वक्त 282, 283, 283 पर डॉलर वैल्यू करता नजर आ रहा है, अभी मजीद कितना सस्ता होगा आने वाले दिनों में? देखो इसका पहला लेवल जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, अभी 275 को तोड़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि कई दफा 275 से ये मार्केट वापस गई है। तो उस केस को मद्देनजर रखते हुए जो है डॉलर जो है 275 के बाद अगला लेवल इसका 265 है, फिर 250 है। तो लगता है डॉलर तो अपनी वो बड़े धीरे धीरे नीचे जा रहा है लेकिन जा जरूर है। और ये आने वाले दिनों में जब आज जो फेच की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी पाकिस्तान की जो है जी, पूरी उम्मीद थी कि ये +CCC क्रेडिट रेटिंग आएगी लेकिन उन्होंने बरकरार रखा है।
तो साथ ये भी थोड़ा सा खदशा ज़ाहिर की है कि मार्च में जो, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम को पहुँचने वाला है, फिर अगर इलेक्शन होते हैं तो नई हुकूमत क्या करती है, पुरानी हुकूमतों का तो ये वतीरा रहा है कि वो पासदारी नहीं करते, तो यार नई हुकूमत भी उन्होंने बड़े एतमाद का इज़हार किया था। तो ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मार्केट थोड़ी सी रुकी है, कल जैसे स्टॉक भी थोड़ी सी कम हुई थी इस खबर की वजह से, लेकिन वो लगता है कि आने वाले दिनों में, हालांकि सबकी उम्मीदें थी कि इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और साथ ही क्रेडिट रेटिंग में पाकिस्तान की बेहतर होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने $3.5 अरब डॉलर का यूरो और डॉलर बॉन्ड जनवरी में फ्लोट करने हैं, तो उससे भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ते हैं। और ये 71 करोड़ डॉलर IMF के आने हैं, इस तरह जो दुबई, सऊदीया और कुवैत के साथ मायदे हुए हैं, इसके बड़े फंड आने हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो खबर थी, आरामको ने 40% शेयर खरीद लिए, फायदा हो गया है। ये फंड जब आएंगे तो आप देखें डॉलर बड़ी तेजी से उससे बात करें। ठीक है, लेकिन मलिक साहब, ये पिछले चंद हफ्तों पहले हमने देखा कि कामयाब कार्रवाइयाँ हुई स्मगलिंग के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ, और उस वक्त एक डिप आया था, डॉलर की कीमत उस वक्त कम हुई, लेकिन वो 250 जो एक्चुअल सतह हमें बताते हैं, आप भी बता रहे हैं, दूसरे माहिर माशियात भी बताते हैं, तो ये उस सतह तक क्यों नहीं आ पा रहा है जो अभी 30 से 32 रुपये का, 33 रुपये का फ़र्क है, ये क्यों मौजूद है? देखो, अभी सब बड़ा टारगेट ये था कि इंटर बैंक और फ्री मार्केट के रेट को नैरो करना, वो हमने कर दिया है, बल्कि इंटर बैंक का रेट ज़्यादा है, फ्री मार्केट का कम है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और दूसरी ये है कि जहाँ तक स्मगलिंग के जरिए जो लीकेज हो रही थी, वो सारी लीकेज बंद है, जिसकी वजह से एक्सचेंज कंपनियों ने पिछले 3 महीने में तकरीबन $95 करोड़ इंटर बैंक में सरेंडर किए। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इस तरह वर्कर रेमिटेंस बढ़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ी है, ये सारी चीज़ें जो है बेहतर हो रही हैं। और सही जो मैं जैसे पहले कहा है, जब तक डॉलर आएंगे नहीं, डॉलर गिरेगा नहीं। तो अब डॉलर मायदे भी हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, लेकिन सारी चीज़ें अभी हवा में, जब लैंड करेंगी तो फिर सारे मसला होंगे और डॉलर का रेट फिर तेजी से गिरेगा इंशाल्लाह। तो मलिक साहब, अभी मुल्क में जितना डॉलर मौजूद है, ये कोई अभी जितना डॉलर मौजूद है, तो उस बुनियाद पर उसकी एक्चुअल प्राइस अभी क्या है? फिर ये प्राइस क्या, ये 280 रुपये है, 282 रुपये है? जब तक मजीद डॉलर्स नहीं आएंगे उस वक्त तक प्राइस नीचे आना मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है उस वक्त इतनी आएगा, आ तो रहा है, देखो ना 330 से कम हो गए, अगर 283 पे आ गए, 283 से अब तो थोड़ा सा फासला रह गया, 233 रुपये का फासला रह गया, और इससे पहले 53 रुपये गिर भी चुका है। तो ये जा रहा है नीचे नीचे, और इंशाल्लाह अगर फंड आएंगे तो तेजी से जाएगा, लेकिन 30-40 पैसे हर हफ्ते जो है 1.5-2 रुपये गिरेगा, और फिर महीने में 8-10 रुपये गिरेगा। और अगर फंड आ जाएंगे तो फिर तेजी से एक महीने में हो सकता है 250 को टच कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बुस्तान साहब, सदर फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन, हमारे साथ कह रहे थे कि डॉलर की कीमत आने वाले दिनों में नीचे ज़रूर आएगी, लेकिन उसके लिए पहले थोड़े डॉलर मजीद मुल्क में आ जाएं, उसके बाद ये कीमत नीचे आने में मदद मिलेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि खाद की बढ़ती कीमतों पर अब न सिर्फ किसान सरापा एहतजाज से, बल्कि सियासी जमातें भी मैदान में आ चुकी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसानों की आवाज़ से आवाज़ मिलाई है, और इस सिलसिले में बड़ा एहतजाज किसानों के साथ किया गया, और ये मुतालबा किया गया कि खाद की कीमतों को कम किया जाए, कंट्रोल में किया जाए, खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि सिंध में खुद 15 साल से हुकूमत में थी, और ये 3 टेन्योर उन्होंने कामयाबी के साथ पूरे किए, तो उनके दौर में ये खाद माफिया किस तरह पनपती रही, क्यों ये कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब ने हमें ज्वाइन किया। निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त किसानों के साथ एहतजाज कर रही है, ये मामला है क्या, ये शुरू क्यों हुआ, ये अभी तक ये मामला, इसकी पकड़ क्यों नहीं हो पा रही है? खाद माफिया के खिलाफ ये आप भी एहतजाज कर रहे हैं किसानों के साथ मिलकर, बुनियादी जो तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात हैं वो हैं क्या? इसका एक सीधा सीधा मतलब होता है कि वो जो कंपनियां, इंडस्ट्री जो यूरिया खाद बनाती हैं, वो या तो ज़्यादा खाद बनाएं, उनको गैस वैस की जो शिकायत होती है वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो आवाम की डिमांड जो है वो मीट हो सकेगी। अगर इंडस्ट्री कह रही है कि मैं फुल कैपेसिटी में चल रहा हूँ, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, फिर ये मसला हो जाता है कि जो लोग वहाँ से ख़रीद के लाते हैं यूरिया, ये जो डीलर्स होते हैं या जो दुकान वाले होते हैं, वो या तो फिर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जानबूझ कर करके और लोगों को महंगे दामों पे बेचते हैं, और जो खातेदार हैं, जो ज़राअत पेशा लोग हैं, वो उनकी मजबूरी होती है कि हम ये खाद लें तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी,
पाकिस्तान वैसे भी ज़राअत पर मुश्तमिल एक मुल्क है, उसकी इकानमी ज़राअत पर डिपेंड करती है। अब इस तरह से महंगी खाद बेचकर वो जो काश्तकार हैं उनकी आमदनी पर डाका डाला जा रहा है कि वो पहले इतना खर्च कर लें, आगे पता नहीं क्या के रेट मिले क्या रेट ना मिले। तो इस लिहाज से ये दोनों चीज़ें हैं, इंडस्ट्री और ज़ख़ीरा अंदोज़। आवाम को तो पैसा, आवाम को तो चाहिए खाद, वो तो मजबूर हैं, कर्जा उठा के खरीदते हैं तो उनकी फसल आइंदा। तो खोड़ो साहब, ये इस बहरान का असल जिम्मेदार है कौन? ये खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? इसको कैसे रोका जा सकता है जो पूरी सूरत हाल पैदा हो रही है? आप सिंध की सबसे बड़ी जमात रहे हैं, तो इन 15 सालों में आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? आप भी इनके सामने मुकम्मल बेबस हैं। माफिया का नाम मुझे कहाँ से आएगा कि मैं माफिया बैठ के नाम लूं? एक है जो कंपनियां खाद बनाती है, उनसे खाद ले कौन जाता है? वो रिटेलर्स जो वहां से खरीद के अपने गोडाउन में रखते हैं और आवाम को वो बेचते हैं। या तो फिर इतनी ज्यादा तरीकाकार ठीक होना चाहिए कि काश्तकार खुद आके यूरिया ले ले, खुद आके खरीदे कंपनियों से, या तो ये तरीका है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस तो दोनों को कहूँगा ना कि हमें क्यों नहीं बताई जाती कि जी खाद कितनी जनरेट हो रही, कितनी बन रही है, या तो वो एक्सपोज करें, वो इंडस्ट्री बताए कि जी हम इतनी खाद पैदा करते हैं, डिमांड हमेशा इतनी होती है, इतने एकड़ की आबादी होती है, इतनी एकड़ पर इतनी खाद चाहिए, हम उससे ज़्यादा भी बना रहे हैं। या तो वो इंडस्ट्रियाँ डिक्लेयर करें अपनी बातें, या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर छापा कि आवाम को सहूलत मिले, आवाम को सस्ते दामों में कुछ ना कुछ जो एक्चुअली सरकारी रकम मुकर्रर है उस पर भी नहीं मिल रही। सरकारी रकम कोई 3,500 के करीब है। खोड़ो साहब, ये किसानों का मसला हमने अपने इस प्रोग्राम में उठाया और उसके बाद हुकूमती सतह पर नोटिस लिया गया। खुद वजीर आजम ने, निगरान वजीर दाखिला ने ये कहा कि 24 घंटे में खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध में आपको सिंध की हद तक ऐसी कोई कार्रवाई अमली तौर पर होती हुई नजर आई? छोटे किसान तो इससे बहुत परेशान है। कोई कार्रवाई सिंध में हुई हो तो आप जरा बताइएगा। जो छोटे से किसान मुजाकर रहे थे, मैं तो किसानों की बात करूंगा ना, मुझे क्या मालूम हुकूमत कौन से छापे मार रही है, कौन सी पकड़ रही है। वहाँ के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी होता है। डीसी क्यों नहीं ये करा सकता इस पर अमल कि डीसी को सब पता चले कि जी कितनी खाद आ रही है और कितने दामों में बेचनी चाहिए। ये तो डीसीज को भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे। साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है। अब देखते हैं कि कब खाद माफिया के खिलाफ ये एक्शन सामने आता है।